हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ 26 चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों 26 को जो लिखने वाले हैं वह है नाभादास जी। ठीक दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में 26 बिल्कुल ही शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं, उसके अर्थ को समझ चुके हैं, क्या कहना चाहता है 26, क्या कहा है, वह सब चीज हम लोग बिल्कुल ही आसान तरीके से पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं कि आप लोग भी पढ़ लिए होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं 26 चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके मेरा भी मदद कर सकते हैं। ऊपर से आप लोग अपने आप भी जो है क्या हो सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं। बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए आज के क्लास को। तो चलिए क्वेश्चन है हम लोगों का कि नाभादास का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 1575 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में अनुमानित, या फिर 1565 ईस्वी में, या 1560 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें नाभादास जी का जो जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में हुआ था और यह अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक ना, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नाभादास जी का जो जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन यही है कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, हरिद्वार था, काशी था, वृंदावन था या फिर मथुरा था। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें नाभादास जी का काव्य रचना क्षेत्र था वृंदावन। कहाँ था? वृंदावन था। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर श्रृंगार का पुट था या फिर करुणा का पुट था या फिर माधुरी भाव का पुट था या फिर दुराग्रह का पुट था। तो दोस्तों आपको बता दें राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर जो था क्या था? माधुरी भाव का पुट था। ठीक दोस्तों, देख लिए क्या होगा इसका आंसर, माधुरी भाव का पुट था। किसके स्थान पर? राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर। ठीक, समझ गए, किसकी? नाभादास की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर की, नाभादास जी किस धारा के संत थे? शैव दर्शन के या फिर बौद्ध दर्शन के या फिर वैष्णव दर्शन के या फिर जैन दर्शन के। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें नाभादास जी जो थे वैष्णव दर्शन के संत थे। किस दर्शन के संत थे? वैष्णव दर्शन के संत थे। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर, बीजक के रचयिता कौन है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या जायसी। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें बीजक का जो रचना है कबीरदास जी है। कौन है? कबीरदास जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन कि नाभादास की कौन सी रचना है? करबक, मलिक मोहम्मद जायसी की है, यह तो नहीं होगा। 26, जी हाँ 26 जो है नाभादास जी की है। कवित्त या तो भूषण की है, उषा शमशेर बहादुर सिंह लिखे हैं, जो कि हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए सातवां नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि नाभादास किस धारा के कवि थे? निर्गुण धारा, सद्गुणोपासक राम भक्त धारा, सगुण धारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें नाभादास जी जो थे सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। कौन? नाभादास जी। चलिए समझ गए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर कि नाभादास किसके समकालीन थे? कबीरदास के, सूरदास के, तुलसीदास के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें नाभादास जी जो थे समकालीन थे वह तुलसीदास जी के थे। किसके समकालीन थे? तुलसीदास के समकालीन थे। कौन? नाभादास। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 9वां नंबर का क्वेश्चन है 26 शीर्षक के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, नाभादास या फिर तुलसीदास। सूरदास नहीं हो सकते हैं, कबीरदास नहीं, तुलसीदास नहीं, तो नाभादास। 26 शीर्षक के रचयिता कौन है? नाभादास। ठीक, आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 10वां नंबर का क्वेश्चन है किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास
सिर झुका लेते हैं? सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए आपको बता दें कि सूरदास जी की कविता को जो सुनकर कौन, नाभादास अपना सिर झुका लेते हैं। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 11वां नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी रचना नाभादास की है? सुरसागर, भक्तमाल, बिहारी सतसई, या फिर बीजक? तो आपको बता दें नाभादास की जो यहाँ रचना है वह भक्तमाल है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। और यह जो छप्पय जो है भक्तमाल से ही संकलित है, जो कि कबीरदास और सूरदास के बारे में कहा गया है इस छप्पय में। छप्पय एक 6 चरणों वाला मात्रिक छंद है। ठीक, इसमें जो है 6 क्या बोलता है इसको, चलिए आगे इसका करेंगे हम लोग चर्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन है कि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन, हरिद्वार, काशी, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें दोस्तों कि नाभादास का जो अस्थायी निवास था वृंदावन था। कहाँ था? वृंदावन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन है कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना हुई है? चौपाई, दोहा, छप्पय, या फिर कवित्त? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें ये जो भक्तमाल से जो लिया गया है छंद, इस छंद की व्यंजना क्या है? वह छप्पय है। क्या है दोस्तों? छप्पय भक्तमाल से संकलित है। हम आप कुछ समय पहले इसकी चर्चा किए हैं कि यह जो पूरा जो छप्पय है भक्तमाल से संकलित हो, और इसमें जो है कबीरदास और सूरदास के बारे में लिखा गया है। किसके द्वारा? नाभादास जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन है, छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? 4, 5, 6, या फिर 7? दोस्तों छप्पय से याद रखिए 6, छप्पय से क्या याद रखिए आप लोग? 6, इससे अच्छा ट्रिक आपको नहीं मिल सकता है। 6 से छप्पय, 6 से 6 पंक्तियों वाला छंद होता है, उसको छप्पय कहा जाता है। ठीक, समझ गए? छप्पय में कितने पंक्ति होते हैं? 6 पंक्ति होते हैं। ठीक, यह याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन है कि सूर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं, भाव विभोर होते हैं, या फिर दुखी हो जाते हैं, या फिर इनमें से कुछ नहीं होता है? तो दोस्तों सूरदास के कविता को जो सुनकर सभी लोग सिर हिलाते हैं, आनंद मग्न हो जाते हैं उसके कविता को सुनकर। किसकी कविता को सुनकर? सूरदास के कविता को सुनकर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 16वां नंबर का क्वेश्चन है कि सूर कवित्व सुनी कौन कवि? इस पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों सूर कवित्व सुनी कौन कवि? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। यह चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन है कि नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, या फिर जो है रीति काल? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें नाभादास का उदय हिंदी साहित्य में भक्ति काल में हुआ था। किस काल में हुआ था दोस्तों? भक्ति काल में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है कबीरदास किसमें भेद नहीं करते हैं? तो दोस्तों कबीरदास जो है हिंदू और मुसलमान में भेद कभी नहीं करते हैं। ठीक, यह चीज याद रखिएगा। कबीरदास जी हिंदू मुसलमान में भेद कभी नहीं किए हैं। ठीक, अगर आप लोग छप्पय को पढ़े हैं तो उसमें मैं बहुत ही शानदार तरीके से बताया हूं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाइए छप्पय को पढ़िए। ठीक, छप्पय से पहले अगर आप लोग नाभादास के बारे में नहीं पढ़े तो जाइए, उसके बारे में भी शानदार तरीके से मैं पढ़ा चुका हूं। आप लोगों को पढ़िए और आनंद में मग्न हो जाइए आप लोग। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को बताया गया है यह सब चीज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर। नाभादास ने जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पय में किया है? क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि नाभादास ने जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पय में किया है? सूरदास, या फिर कबीरदास, या फिर बिहारी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें यह जो किया है वर्णन किस कवि का इसमें किया? तो कबीरदास का इसमें किया है, छप्पय में किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर का क्वेश्चन कि सबके हित का वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार आपको बताना है। सूरदास जी, कबीरदास जी, जायसी जी, या फिर विद्यापति जी? चलिए दोस्तों आपको बता दें
आपका कबीरदास जी जो है सबके हित का बात कहता है, ठीक, नो कि एक तरफ से ही बोलता है, ऐसा नहीं है, सबके हित। मुसलमान की तरफ से बोलेगा तो मुसलमान की तरफ से सिर्फ नहीं, आपके तरफ अगर सही है तो चलिए आपकी तरफ बोलेंगे, अगर मेरे तरफ हिंदू की तरफ अगर गलत है तो हिंदू की तरफ से भी गलत बोलेंगे, अगर मुसलमान की तरफ सही है तो मुसलमान की तरफ से बोलेंगे, अगर मुसलमान गलत है हिंदू सही है तो हिंदू की तरफ से बोलेंगे, यानी कि दोनों तरफ से बोलेंगे। कौन? कबीरदास जी, ठीक। यही कह रहा है क्वेश्चन कि सबके हित का वचन कौन कहता है, तो कबीरदास जी कहता है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 21वां नंबर का क्वेश्चन है, नाभादास किसके शिष्य थे, तो स्वामी अग्रदास के शिष्य थे नाभादास जी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, क्वेश्चन है 22वां नंबर की, कानी का अर्थ होता है एक आंख का न होना, एक कान वाला, या फिर अविश्वास, या फिर विश्वास प्रतीति। तो चलिए आपको बता दें, कानी का अर्थ होता है विश्वास या फिर प्रतीति, ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर क्वेश्चन कि भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो दोस्तों भक्तमाल के रचयिता है नाभादास जी, ठीक। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, 24वां नंबर का क्वेश्चन है कि विमल बुद्धि हो तु काशी, जो यह गनु श्रवण नी धरई। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? विमल बुद्धि तु काशी, जो यह गनु श्रवण नी धरय। यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है, तो छप्पय से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्तों? छप्पय से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां नंबर का क्वेश्चन है कि नाभादास के दीक्षा गुरु हैं कौन है? स्वामी अग्रदास अग्रहरि, या फिर स्वामी शुद्धानंद, या फिर स्वामी चतुर्भुजदास, या फिर नाभादास, ठीक। नाभादास तो नहीं हो सकते हैं, तो नाभादास के दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास अग्रहरि, ठीक। यह चीज याद रखिएगा, नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास अग्रहरि, ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 26 नंबर का क्वेश्चन है, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? सगुण शाखा के, या फिर निर्गुण शाखा के, या फिर सर्वगुण शाखा के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपको बता दें, कबीरदास जी जो थे निर्गुण शाखा के कवि थे। किस शाखा के कवि थे कबीरदास जी? निर्गुण शाखा के कवि थे, ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये अगला क्वेश्चन है 27वां नंबर क्वेश्चन, नाभादास किस काल के कवि थे? भक्ति काल, रीति काल, या फिर वीर गाथा काल, या फिर भारतेंदु काल। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, नाभादास जी जो थे भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे, ठीक दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है कि 28वां नंबर का क्वेश्चन है, और इस छप्पे का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो कबीरदास और सूरदास के बारे में है इसकी कविता, ठीक, समझ गए। तो दोस्तों 28 क्वेश्चन का जो उत्तर है आपको यहाँ पे बिल्कुल ही शानदार तरीके से दिया हुआ है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो आंसर बनाने में, तो यहाँ शानदार तरीके से आंसर को दिया गया है। आप लोग जो है शानदार तरीके से यहाँ से पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और एक एक का आंसर यहाँ से देख सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो पीडीएफ है, आज के क्लास का जो पीडीएफ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, ठीक। वहां से आप लोग जो है इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और शानदार तरीके से इसको कॉपी में लिख लीजिए, या नहीं तो पीडीएफ ही रहने दीजिए अपने फोन में, ठीक। आपके पास जो भी वेपन है उसमें रहने दीजिए, ठीक। उससे आप लोग जो है शानदार तरीके से पढ़ाई को जारी रखिए। किसी भी कारण बस आपको पढ़ाई को बाधित नहीं करना है, नहीं तो इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक ना। एग्जाम पास आ रहा है धीरे धीरे, ठीक। शानदार तरीके से एग्जाम को जारी रखिए, अच्छा परफॉर्मेंस आएगा एग्जाम में, ठीक। यह दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपको बुक के साथ साथ जो है आपका जो है सब्जेक्टिव भी लेके आऊंगा, उसके बाद जो है आपका जो है ग्रामर पर्सन भी लेके आऊंगा, ठीक। घबराना नहीं है, सब चीज इस कल्चरल क्लासेस में आपको मिल जाएगा, ठीक ना। घबराना एक भी बात पे नहीं है, आपको सिर्फ शानदार तरीके से अंत तक बने रहना है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, ठीक। और आगे भी पढ़ सकते हैं, इसमें है और भी चीज आगे आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग क्या क्या किए मतलब सब चीज किए हैं। नाभादास जी के बारे में मतलब पढ़े हैं, ठीक। कवि का परिचय किए हैं, उसके बाद जो है यह लिखे हैं छप्पे में दो कवि के बारे में बताया गया है, कबीरदास के बारे में, एक सूरदास के बारे में, उसका छप्पे किए। छप्पे का मतलब जाने कि छप्पे क्या होता है।
आज जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो दोस्तों इसके साथ साथ हम लोग का जो चैप्टर है 56 वह बिल्कुल ही शानदार तरीके से समाप्त हो चुका है। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए राधे राधे।